नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एग्रीजोन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने पशु परिचर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान। हम एक एक टॉपिक करके पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान टॉपिक को कवर किया गया है। हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत हम जितनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही आपके क्वेश्चंस है वो याद होंगे। तो हम थ्योरी का कोई भी पार्ट है वो छोड़ नहीं रहे हैं, जल्दी ही अपने प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो पहले अगर देखा जाए तो अपन ने प्राकृतिक प्रजनन पढ़ लिया था। अब अपने बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम प्रजनन क्या होता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में अपने जानेंगे। तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? मादा पशु के ऋतुकाल हीट पीरियड में आने पर नर पशु का वीर्य कृत्रिम रूप से मादा की योनि में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है। मतलब कि हम प्राकृतिक रूप से मादा जो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, उसको अपने नर के पास लेकर जाते हैं और उनकी मेटिंग करवाई जाती है। इसमें नर के पास ले जाना जरूरी नहीं है, उसको अपने क्या करते हैं, नर से वीर्य प्राप्त करते हैं, सीमेन प्राप्त करते हैं, और वो मादा जो है हीट में आई हुई मादा की योनि द्वार से उसके गर्भाशय या फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे निषेचन होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण से अपने बच्चा है वो पैदा किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये पंगा किसने लिया था? तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो स्प्लांजी नाम का आदमी था, उसने गंडक में की थी, कुतिया में की थी। और कब की थी? 1780 के अंदर किया था। सबसे पहले कब किया था? 1780 में। इसीलिए इन्हें आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान के क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। फिर देखो, भारत में प्राइवेट क्षेत्र में सर्वप्रथम 1939 में किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार जी ने। संपत कुमार जी जो थे वो अपने बेंगलोर के अंदर एक साइंटिस्ट थे। फिर ये इराक चले गए थे और अपने ये पंगा पुड़ा के ये इराक चले गए थे। सर्वप्रथम किसने किया था भारत में प्राइवेट क्षेत्र के अंदर? 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने कहां पर? मैसूर डेयरी फार्म के अंदर ये प्रयोग किया था। फिर देखो, और किस पर प्रयोग किया था? तो गाय में प्रयोग किया था। गाय के अंदर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट है वो किया था। फिर सरकार जागी और सरकारी क्षेत्र में 1942 में पीवी भट्टाचार्य जी ने IVRI के तहत यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान है वो शुरू किया गया था। तो विश्व में स्प्लांजी है, भारत में प्राइवेट सेक्टर के अंदर पहला जो आदमी था वो डॉक्टर संपत कुमार जी थे। और फिर अपन देखा जाए तो पीवी भट्टाचार्य जी थे 1942 के। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 1000 या इससे अधिक गायें गर्भित करवाई जा सकती है। एक सर्विस के अंदर 1000 गायों को गर्भित है वो करवाया जा सकता है। 5 से 8 ml जो वीर्य मिलता है उसको 200 गुना तक बढ़ाकर अपने 1000 गायों को एक सर्विस जो नर की होती है उसके अंदर वीर्य कितना मिलता है? 5 से 8 ml, उसको अपने 200 गुना तक बढ़ाकर 1000 गायों को गर्भित करवा सकते हैं। ठीक। अब देखो, कृत्रिम गर्भाधान में विब्रियोसिस जितने भी यौन रोग होते हैं वो कम होने की संभावना हो जाती है। यौन रोग इससे कम फैलते हैं। विब्रियोसिस रोग होने की संभावना है वो कम हो जाती है। FMDB क्या है? एक यौन रोग है। अगर अपने पशु से करवाएंगे तो हो सकता है, प्राकृतिक प्रजनन करवाएं तो हो सकता है वह रोग भी अपने मादा पशु के अंदर आ जाए। परंतु अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो वह मादा पशु के अंदर नहीं आता है। कृत्रिम गर्भाधान से एक बेल प्रति वर्ष 20,000 से अधिक गायों का प्रजनन कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। एक सर्विस में कितनी गायों को गर्भित करता है? तो 1000 या इससे अधिक गायों को गर्भित कर सकता है। परंतु एक साल में 20,000 से अधिक गायों को गर्भित कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जबकि प्राकृतिक गर्भाधान से 200 से अधिक गायों को गर्भित नहीं कर सकता है। एक सांड जो है, एक जो सायर है, वो कितनी डैम को गर्भित कर सकता है? तो वो 200 को गर्भित कर सकता है अगर अपने प्राकृतिक रूप से क्या करवाएं? प्रजनन करवाएं।
आगे देखो नेक्स्ट अपने बात करें तो हमें कृत्रिम गर्भाधान शुरू करने से पहले 2-3 नाम आएंगे तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि मध चक्कर क्या होता है। मध चक्कर जो होता है इसे एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। मध चक्कर होता क्या है? मध चक्कर अंडाशय में अंड निर्माण का एक चक्रीय पैटर्न है जो मादा पशुओं को गर्भधारण के लिए तैयार करता है, जिसमें संभोग के बाद गर्भधारण की संभावना पैदा हो जाती है। तो मध चक्कर जो मादा होती है उसके अंदर आता है। मादा जो है वो हीट में आती है। कब आती है? जब उसका अंडा जो है उसका अंडोत्सर्ग हो जाए और अंडा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए, उसके बाद में ये अंडा शुक्राणु से मेल खाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तो इसे मध चक्कर कहते हैं। मध चक्कर के अंदर अंडा से अंडा भी निकलता है हार्मोनल एक्टिविटी के द्वारा, यानी मादा है तो उसके अंदर क्या होता है, अपने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी अधिकता होगी और गर्भाशय है वो पूर्ण रूप से तैयार होगा गर्भ धारण करने के लिए, प्लांटेशन के लिए, रोपण के लिए। तो इन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? मध चक्कर कहते हैं। मध चक्कर में 2 अलग अलग चरण होते हैं। पहला होता है ल्यूटियल चरण। कौन सा? ल्यूटियल चरण होता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती है, मेटाएस्टर्स और डाइएस्टर्स। डाइएस्टर्स सबसे लंबी होती है। फिर फॉलिकुलर चरण होता है, इसके अंदर प्रोएस्टर्स और एस्टर्स 2 चरण होते हैं। यानी कुल मिलाकर अपने कह सकते हैं कि मध चक्कर के अंदर 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जो अपने देखा जाए तो कौन सी लिखी गई है यहाँ पर? मेटाएस्टर्स है। कौन सी है सर? मेटाएस्टर्स रहती है। दूसरी जो अपने देखा जाए तो दूसरी रहती है कौन सी सर? डाइएस्टर्स। डाइएस्टर्स सबसे लंबी होती है। फिर अपने देखा जाए तो तीसरी अवस्था आती है कौन सी? तीसरी अवस्था प्रोएस्टर्स होती है और फिर एस्टर्स होती है। प्रोएस्टर्स और फिर एस्टर्स होती है। एस्टर्स जो अवस्था होती है वो सबसे छोटी होती है। इसे ही क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यकाल या अपने हीट पीरियड कहते हैं। इसी में अपने गर्भधारण की संभावना पशुओं के अंदर सबसे ज्यादा रहती है। फिर ये वापस ऐसा ही चक्कर है वो वापस चल जाता है। एस्टर्स के बाद में प्रोएस्टर्स आती है, अपने मेटाएस्टर्स आती है, फिर डाइएस्टर्स आती है, फिर प्रोएस्टर्स, फिर एस्टर्स, यानी मध्यकाल आता है। तो ये जो चक्कर है यही क्या कहलाता है? मध्य चक्र कहलाता है। सबसे लंबी अवधि में डाइएस्टर्स होती है, सबसे छोटी अवधि जो अपने एस्टर्स की होती है। इसी में क्या होता है, अपने गर्भ धारण है वो करवाना चाहिए। इसके बाद में देखो मध्य चक्र के आधार पर जानवर कितने प्रकार के होते हैं। मध्य चक्र जो है उसके आधार पर जानवर, पहला होता है मोनोएस्टर्स जानवर, जिनमें एक बार ही वर्ष के अंदर क्या होता है, एक बार ही क्या हीट पीरियड आता है। कुतिया और जंगली जानवर जो होते हैं वो साल में एक बार ही हीट में आते हैं। पोलिएस्टर्स कई बार आते हैं, आते ही रहते हैं, जैसे कि गाय और सुअर है वो पोलिएस्टर्स का उदाहरण है। फिर अगर देखा जाए तो कुछ सीजनल ब्रीडर होते हैं जिन्हें मौसमी पोलिएस्टर्स कहते हैं। इसमें ऐसा साइकिल तो आएगा बहुत बार, परंतु वो कुछ टाइम के बाद में आता है और उस टाइम बहुत सारे चक्कर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने कोई भी पशु है वो पशु गर्मियों के अंदर नहीं बोल रहा है, हीट में नहीं आ रहा है, सर्दियों में वो हीट में आ रहा है और कई बार हीट में आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? सीजनल ब्रीडर या मौसमी पोलिएस्टर्स जानवर होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिनमें बहुत दिनों तक एस्ट्रस पीरियड चलता है, जैसे कि घोड़ी है, बिल्ली है। घोड़े के अंदर लगभग अपने जो घोड़ी है उसमें 6 महीने के अंदर ये एस्ट्रस साइकिल है वो चलता है। कम दिन चक्कर तक अपने प्रजनन करने वाले कौन से हैं? भेड़, बकरी, भैंस और ऊंट जो है, इनमें कुछ टाइम के लिए ही मध्य चक्कर आता है और बहुत सारे आते हैं, पर लिमिटेड टाइम के लिए आएगा। आगे देखो नेक्स्ट अपने बात करें तो प्रमुख पशुओं में मध्य चक्र की अवधि क्या होती है? तो गाय, भैंस और बकरी के अंदर 21 दिन की अवधि होती है, 21 डेज।
गाय भैंस और बकरी के अंदर 21 दिन की होती है, भेड़ 15 से 18 दिन होता है, ऊंट में 23 से 25 दिन होता है, घोड़ी के अंदर 21 दिन का होता है, यानी गाय भैंस भेड़ अपने बकरी और घोड़ी में 21 दिन के अंदर आता है, 6 महीने तक चलता है। सूअर के अंदर 21 दिन है, कुत्ते के अंदर 6 महीने के अंदर, कितना 6 महीने है, ठीक है, याद रखिएगा 6 महीने मध्य चक्र है उसकी अवधि रहती है, यानी 6 महीने बाद में वो क्या होगा, अपने हीट में आएगा। इसके बाद में देखो ज्यादातर लगभग कितने के हैं, 21 दिन के करीब करीब है। बस भेड़ का याद करना है आपको 15 से 18, आपको ऊंट का याद करना है 23 से 25 दिन, और कुत्ते का याद हो ही जाता है 6 महीने, बाकी सभी में क्या है 21 दिन है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो मध्यकाल होता है, यानी एस्टर्स जो अपने 4 अवस्थाएं पढ़ी थी उसमें से लास्ट अवस्था जिसमें हीट के अंदर आता है, वो हीट पीरियड कितने घंटों के लिए रहता है, ये क्या कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है। अब देखो भारतीय गाय में, संकर गाय में 10 से 24 घंटे के लिए मध्यकाल है वो रहता है, यानी 10 से 24 घंटे में अपने को क्या करवा देना चाहिए, उसमें गर्भ धारण है वो करवा देना चाहिए, मेटिंग करवा देनी चाहिए, या मादा के पास नर का वीर्य है वो पहुंचा देना चाहिए। भैंस में 13 से 36 घंटे तक की मध्यकाल अवधि होती है, बकरी जो है उसमें 36 से 48 घंटे या 1 से 2 दिन, भेड़ में 36 से 48 घंटे या 1 से 2 दिन, फिर ऊंट के अंदर 4 से 7 दिन रहती है, घोड़ी में 6 दिन की रहती है, कितने दिन की, 6 दिन तक आप उस कभी गर्भित करवा सकते हैं उसको। सुअर में 2 से 2.5 दिन रहती है, कुत्ते में 9 दिन रहती है, कुत्ते के अंदर जो अवधि है वो 6 महीने से आती है और 9 दिन रहती है, कितने 9 दिन रहती है। घोड़ी जो है उसमें 21 दिन से आती है और 6 दिन तक वह अवधि रहती है, एसएस पीरियड जो है वो रहता है। अंतिम घंटों में अपने को क्या करवाना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए या मेटिंग करवाना चाहिए। आगे देखो कृत्रिम जो गर्भाधान है एआई जो है उसके चरण क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के चरण है वो क्या है, कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले अपने बात करें तो वीर्य एकत्रीकरण पहला जो चरण आता है वो क्या आता है, वीर्य एकत्रीकरण, सीमेन कलेक्शन आता है। सीमेन कलेक्शन है वो अपने वीर्य संग्रह के लिए बुल की आयु है वो कितने महीने से कम नहीं होनी चाहिए, तो 18 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, कितने महीने से, 18 महीने से कम नहीं होनी चाहिए। परंतु अधिकतम वीर्य उत्पादन के लिए बेल की आयु कितनी होनी चाहिए, 5 से 8 वर्ष होनी चाहिए। वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी और वैज्ञानिक विधि कृत्रिम योनि विधि है। बहुत सारी विधि होती है, मसाज मेथड होता है, इलेक्ट्रिक मेथड होता है, बट जो आर्टिफिशियल वेजाइनल मेथड होता है वो सबसे बेस्ट होता है, इट इज ए साइंटिफिक मेथड। योनि विधि, कृत्रिम योनि विधि है वो क्या होता है, वैज्ञानिक विधि है और अच्छी विधि है। कृत्रिम योनि का तापमान वीर्य एकत्रीकरण करने समय कितना होना चाहिए, तो भैंस में 39 डिग्री सेल्सियस और बाकी सभी पशुओं में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब अपने से पूछे कि जब वीर्य एकत्रीकरण अपने करते हैं, सीमेन अपने एकत्रीकरण करते हैं, तो सीमेन में क्या होता है, सीमेन में सर एक तो स्पर्म होते हैं वीर्य के अंदर, एक तो स्पर्म होगा प्लस में स्पर्म प्लाज्मा होता है, स्पर्म का प्लाज्मा होता है। तो सर ये टोटल द्रव जो होता है वो कितना होता है, पशुओं की वीर्य निस्तारण क्षमता, यानी एक इजेकुलेशन में वो कितना ml वीर्य है वो त्यागता है। सांड जो है वो 8 ml तक, यानी गाय और भैंस के अंदर पूछे तो 8 ml एक सर्विस के अंदर वीर्य त्यागा जाता है। भेड़ बकरी में देखा जाए तो लगभग 1 से 2 ml या 1 ml जो है वो एवरेज वैल्यू है। सुअर में 200 से 250 ml होता है, वो भी 3 सर्विस के अंदर, कितने, 3 सर्विस में 200 से 250 ml वीर्य है वो निस्तारण क्षमता होती है। मानव के अंदर कितना होता है, 2 से 3 ml होता है। फिर देखा जाए तो कृत्रिम योनि जो होती है वो इस प्रकार की होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर लंबी होती है। कृत्रिम योनि जो है इसके अंदर अपने एक ट्यूब होती है नलिकाकार, और इसके अंदर बहुत सारा जैसे रबड़ बैंड लगे होते हैं, वार्म वाटर केबिन इसके अंदर होता है, रबर का कोण होता है। तो ये जो कृत्रिम योनि है जब अपने इसको
यहां से नर पशु से वीर्य एकत्रीकरण कर रहे हैं उस टाइम कोण कितने का रखते हैं, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट रहती है। कितना कोण रखते हैं अपने, 45 डिग्री का कोण है वो रखते हैं, याद रखना। कृत्रिम योनि ये होते हैं। वीर्य का परीक्षण करते हैं बाद में, हमने वीर्य का एकत्रीकरण कर लिया, अब अपने वीर्य का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि वीर्य सही है या नहीं है। तो वीर्य की गुणवत्ता, दिखावट तथा रंग के आधार पर अपने उसमें एमबीआर और बीबीसी टेस्ट किया जाता है। बीबीसी यानी ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट द्वारा वीर्य का क्या ज्ञात करते हैं, वीर्य का पीएच और शुद्धता का पता लगाते हैं। बीबीसी टेस्ट जो होता है, ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट, इससे वीर्य का क्या पता करते हैं अपने, पीएच और वीर्य की शुद्धता, प्योरिटी का पता करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि पीएच कितना होता है और शुद्धता अपने किससे मापते हैं। तो शुद्धता किससे मापी जाती है, पीएच तो माप लोगे, शुद्धता किससे मापते हैं, घनत्व से नापी जाती है। अब देखो एमबीआर टेस्ट, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट होता है, इसमें वीर्य के शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता का पता लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीबीसी टेस्ट है वो किससे करते हैं, किस लिए करते हैं। ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट है वो वीर्य का पीएच और शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वहीं पर एमबीआर टेस्ट जो है, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट है, वो वीर्य के शुक्राणुओं की संख्या बताता है, स्पर्म के नंबर बताता है, साथ में ही स्पर्म की मोबिलिटी भी बताता है, गतिशीलता का पता करते हैं। गाय के नर का जो पीएच है वो 6.7 होता है, 6.4 से 6.7 भी होता है, अम्लीय होता है। और इसका जो पीएच, भैंस के वीर्य का जो पीएच होता है, भैंस के नर का वीर्य का पीएच 7.4 होता है। वीर्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.035 होता है। इसी अपने रेंज के अंदर भेड़ के दूध का घनत्व भी होता है 1.035। तो वीर्य का अपेक्षित घनत्व अगर इससे कम या ज्यादा है तो वीर्य है वो सही नहीं है। अगर पीएच है, गाय के नर का पीएच 6.7 होना चाहिए, भैंस के नर के वीर्य का पीएच 7.4 होना चाहिए, यानी वो हल्का क्षारीय होता है और ये हल्का अम्लीय होता है। कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त वीर्य की गतिशीलता 40% होना आवश्यक है। कितना परसेंट, 40% वीर्य है उसके अंदर शुक्राणु जीवित होने चाहिए। ठीक है, वीर्य के अंदर जो टोटल वीर्य है उसमें 40% शुक्राणु है वो जीवित होने चाहिए। अगर ये 20% से भी कम आ जाता है तो उसे डेड सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड सीमेन बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, वीर्य का तनुकरण करते हैं। वीर्य का तनुकरण यानी मात्रा बढ़ाना, वीर्य की मात्रा बढ़ाना। तो अपने 8 ml जो मिला था या 10 ml अपने को वीर्य मिला था, इस वीर्य को अपने मात्रा बढ़ाते हैं, क्योंकि वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या तो मिलियन में होती है और एक शुक्राणु एक अंडाणु को क्या करता है, निषेचित करता है। तो हम क्या करते हैं, उस वीर्य की मात्रा को बढ़ा लेते हैं। कैसे, देखो 8 ml, मान लो आपको क्या दिया गया कि 10 ml चीनी की चाशनी दी गई, 10 ml चीनी की क्या दी गई, चाशनी दी गई। इस चाशनी को आपको क्या करना है, 1000 ml में मिला देना है, 1000 ml पानी के अंदर मिला देना है। तो वो पानी जो था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। वैसे ही वीर्य जो अपने पास कितना है, 8 ml है, उस 8 ml को अपने कितने गुना बढ़ा लेते हैं, 200 गुना तक बढ़ा लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है और अपने पशुओं को क्या कर सकते हैं, इससे गर्भित कर सकते हैं। तो ऐसा मटेरियल मिलाना चाहिए जिससे शुक्राणुओं को पोषण मिल सके, जिससे शुक्राणु क्या हो सके, उसको भोजन मिल सके और अपना वो वृद्धि और विकास है वो जारी रख सके या वो जिंदा रह सके। तो सर क्या मिलाते हैं, सिट्रिक एसिड मिलाते हैं या अंडे का योक मिलाते हैं, अंडे का जो पीले वाला भाग है, जर्दी जो है उसको मिलाते हैं, या फास्फेट मिलाना चाहिए या साइट्रेट। अपन ने सिट्रिक एसिड की बात की है। तो वीर्य तनुकरण एजेंट कौन से होते हैं, सिट्रिक एसिड और एग योक होता है, या अपने फास्फेट और साइट्रेट होता है। ठीक है, अब देखा जाए तो अपने वीर्य का भंडारण करते हैं। वीर्य का जब भंडारण करते हैं तो क्रायो प्रिजर्वेटिव एजेंट मिलाया जाता है।
ताकि उसको ठंडे तापमान पर अपने रख सकते हैं। उसके अंदर क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट भी मिलाते हैं। अगर अपने क्रायो संरक्षक की बात करें, कम तापमान पर संरक्षक की बात करें तो कौन सा होता है, तो फिर ग्लिसरॉल होता है। क्या मिलाया जाता है सर? ग्लिसरॉल। बट अगर अपने वीर्य के भंडारण में क्रायो प्रिजर्वेट की बात करें तो वो द्रव नाइट्रोजन होता है, जिसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस या -320 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शुष्क बर्फ या CO2 है, जिसका -79 डिग्री सेल्सियस होता है या -112 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वीर्य को कमरे के तापमान पर गर्मी में 4 से 6 घंटे और सर्दी में 10 से 12 घंटे रख सकते हैं। वीर्य को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 से 4 दिन भंडारित करके रखा जा सकता है। और अगर वीर्य जो है हिमीकृत वीर्य है, हिमीकृत वीर्य है यानी फ्रोजन सीमेन है, तो उसको अपने अनंत काल के लिए क्या कर सकते हैं, फ्रोजन सीमेन को अनंत काल के लिए अपने संरक्षित रख सकते हैं। बहुत लंबे समय तक कभी खराब नहीं होता है, अनंत काल तक संरक्षित है, वो रखा जा सकता है। किससे? फ्रोजन करके, जमा करके वीर्य को अपने बर्फ में जमा देते हैं। फिर आता है वीर्य का द्रवीकरण या थाइंग करना। अब देखो, हमने वीर्य को एकत्रित कर लिया, वीर्य का टेस्ट कर लिया, सीमेंट टेस्ट करने के बाद में हमने वीर्य का डाइल्यूशन तनुकरण कर लिया, उसके बाद में हम वीर्य को स्टोरेज कर लिया। अब स्टोरेज करके अपने कहाँ पर जाते हैं, हम AI करने जाते हैं। AI करते हैं तो उस टाइम उस वीर्य को अपने क्या करेंगे, उस वीर्य की जो स्ट्रा के अंदर भरा था हमने, उसको अपन बाहर निकालेंगे। या जो जमा हुआ वीर्य था -196 डिग्री सेल्सियस पर था, तो वो एकदम फ्रोज्ड हो गया, जम गया। अब उसको अपने क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, थाइंग। हिमीकृत वीर्य को प्रयोग करने से पहले इसे सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में लाया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, थाविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थाविंग कहते हैं। इसमें थाविंग के अंदर क्या करते हैं, तो एक बीकर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी लिया जाता है, जिसमें हिमीकृत वीर्य की स्ट्रा को तरल नाइट्रोजन कंटेनर से निकालकर बीकर में रखे पानी में 15 से 30 सेकंड के लिए रखते हैं। यानी तापमान कितना होना चाहिए पानी का, तो 37 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितने टाइम के लिए रखते हैं, तो 30 सेकंड तक अपने रखते हैं। 15 से 30 सेकंड के लिए इसको अपने रखा जाता है और वीर्य क्या आ जाता है, तरल अवस्था में आ जाता है। इसके बाद स्ट्रा को पानी से निकालकर उसे सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद में नेक्स्ट जो चरण आता है, उसमें वीर्य स्ट्रा को कृत्रिम गर्भाधान गन में भर लेते हैं। कृत्रिम गर्भाधान गन जो होती है वो 18 से 19 इंच लंबी धातु की एक पतली नली होती है, जिसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है और उस पिस्टन के अंदर अपने वीर्य की स्ट्रा को भर देते हैं और फिर अपने दस्ताने लगाकर ATM में हाथ डालते हैं। तो मादा में वीर्य का सेंचन कैसे करेंगे, अब अपने उस मादा के अंदर जिसमें अपने को AI करनी है, उस AI के अंदर अपने किस प्रकार से या किस विधि से क्या करते हैं, अपने वीर्य का सेंचन है वो मादा के शरीर में प्रवेश करवाते हैं वीर्य का। तो पहले देखो, गाय और भैंस के अंदर रेक्टोवेजाइनल विधि यूज करते हैं, यानी अपने क्या करेंगे, अपने गुद्दा द्वार से हाथ डालेंगे, जहां से गोबर निकलता है वहां से हाथ डालेंगे और गर्भाशय गिरवा को पकड़ेंगे और वेजाइना यानी योनि द्वार से अपने क्या करेंगे, योनि द्वार से अपने जो वीर्य है उसको मादा के शरीर में डालेंगे। तो कितना वीर्य डालते हैं, तो 0.5 से 2 ml तक वीर्य है वो मादा के मध्य गर्भाशय गिरवा में मिड सेविक्स के अंदर डाला जाता है। याद रखिएगा, कहां पर डाला जाता है, मिड सेविक्स के अंदर डालते हैं। भेड़ बकरी को गर्भित करने के लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि यूज की जाती है। गाय भैंस के अंदर कौन सी विधि है, रेक्टोवेजाइनल विधि है, और अपने भेड़ बकरी के अंदर वेजाइनल स्पेकुलम विधि है। कृत्रिम गर्भाधान मध्यकाल के मध्य और अंतिम घंटों में करना चाहिए। कितने घंटों में, 12 से 18 घंटों में।
अगर सुअर के अंदर बात करें तो कॉक स्क्रू पिपेट विधि का यूज करते हैं, और घोड़ी की बात करें तो वेजाइनल मेथड का यूज करते हैं, यानी योनि विधि का यूज करते हैं। ये 4 विधि है जो कि अपने को याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर देखो, अब हमने एआई कर दिया, यहां पर काम खत्म नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें जांचना होता है कि जिस पशु में एआई की है उसका मध चक्र अपने को पता होना चाहिए। अगर वो निर्धारित मध चक्र के अंदर पुनः हीट में नहीं आती है तो अपना जो एआई है वो सफल हो जाता है, यानी मादा पशु के अंदर गर्भधारण हो जाता है। अगर मादा पशु फिर भी अपने कंफर्म करना चाहे कि दोबारा बोले या न बोले पशु हीट में आए या न आए, तो अपने कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम गर्भावस्था विश्लेषण करते हैं। तो गर्भावस्था विश्लेषण के कुछ तरीके हैं, जैसे गाय और भैंस के अंदर रेक्टल पाल्पेशन विधि यूज की जाती है। अपने हथेली के स्पर्श द्वारा गुदा द्वार में हाथ डालकर पता कर सकते हैं कि गर्भाशय में गर्भ बन रहा है या नहीं। भेड़ और बकरी में एब्डोमिनल पाल्पेशन विधि के द्वारा अपने पेट के ऊपर हाथ हथेली के स्पर्श द्वारा पता कर सकते हैं। मादा ऊंट में दुम को ऊपर उठाकर, यानी कॉकिंग ऑफ टेल, टेल को पूंछ को ऊपर उठाकर अपने क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। या रेक्टल पाल्पेशन विधि के द्वारा इसमें भी पता किया जा सकता है। फिर देखा जाए तो घोड़ी के अंदर क्यूबोनी परीक्षण करते हैं, या एसहेम जोडेक टेस्ट, जिसे एजेड परीक्षण भी कहते हैं, इसके द्वारा अपने गर्भावस्था विश्लेषण है वो किया जाता है। गाय भैंस में कब करना चाहिए, एआई से अगर आपने करवाया है तो एआई के 60 दिन बाद में, यानी 2 महीने बाद में अपने क्या को पता करते हैं, गर्भ की पता किया जा सकता है कि मादा पशु है वो गर्भित है या नहीं है। तो ये था कृत्रिम गर्भाधान, सारी की सारी जानकारी इसके अंदर शामिल है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।